हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी का 5th यूनिट का टॉपिक इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। उसके 2 स्टेप्स हमने पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ लिए थे और आज हम उसके बचे हुए जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें इसको, सो दैट आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक की फुल नॉलेज हो जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे कर दीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने इंड्यूस ब्रीडिंग करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको हम पहले कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हमने उसको प्रिजर्व किया और अगर हम उसको ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो हमने उसको स्टोर कर दिया। तो वो सभी हमने पढ़ लिया था। आज हमने क्या किया, आज हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे जिसमें हमने अब क्या करना है, उसके एक्सट्रैक्ट को बनाना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया कि हमने उसको उस ग्लैंड को लेकर एक्सट्रैक्ट बनाकर उसको हमने फिर इंजेक्ट करवाना है। किसके अंदर? जो हमने फिशेस ली हुई हैं, ब्रीडर्स लिए हैं, उनके अंदर। अगर हमने उस एक्सट्रैक्ट की प्रिजर्वेशन करनी है तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अगर हमें इंजेक्शन देना है ब्रीडर्स को, जो फिशेस जो हमने सेलेक्ट की हैं इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए, उनको इंजेक्शन के लिए हम ग्लैंड को सबसे पहले लेंगे, उसको वे करेंगे। ड्राइड लेंगे ग्लैंड, सूखा ग्लैंड लेंगे, उसको हम वे करेंगे। वे करने के बाद हम उसको मिक्स करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर या फिर 0.3% सैलाइन सोल्यूशन के अंदर, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर होमोजेनाइज मिक्स किया। उसके बाद हमने उसको सेंट्रीफ्यूग करना है, हिलाया हमने उसको, सस्पेंशन को। उसके बाद जो जो रेजिड्यू सेटल हो गए, ठीक है, कुछ रेजिड्यू सेटल हो जाएंगे और रेजिड्यू सेटलिंग के बाद ऊपर जो सुपरनेटेंट फ्लूइड बचेगा, जो फिल्ट्रेट बचेगा, उसको लेकर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, फिर इंजेक्शन दे देंगे। ठीक है, अगर हम इसको पहले से बना के रखते हैं, अगर हम इसको प्रिज़र्व करना चाहते हैं और फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ दिनों के बाद हम इसको इंजेक्शन करेंगे, तब हम उस केस में हम इसको प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए हमें प्योर ग्लिसरीन में इसको प्रिज़र्व करना है, जिसकी रेशो 1:2 होनी चाहिए। इस ग्लिसरीन की और वाटर की, डिस्टिल वाटर की रेशो क्या होनी चाहिए, 1:2। या प्योर ग्लिसरीन में भी कर सकते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी उसमें हम प्रिज़र्व कर सकते हैं। और बहुत बेस्ट जो माना गया, मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा माना गया है, 20 to 40 mg ग्लैंड लिया अगर हमने, वो 1 ml ऑफ वाटर और ग्लिसरीन में होना चाहिए। फॉर 20 to 40 mg हमने एक्सट्रैक्ट को वेट कर लिया ना, ग्लैंड को वेट कर लिया। अगर वो 20 से 40 mg तक है तो उसको हम किसके अंदर डाल के रखेंगे, 1 ml ऑफ वाटर और ग्लिसरीन। वाटर और ग्लिसरीन 1 ml होने चाहिए। 3 से 4 दिनों के बाद क्या होगा, सेडिमेंट जितने भी है वो सेटल डाउन कर जाएंगे और सोल्यूशन को फ़िल्टर करके फिल्टरेट को हम सीड ग्लास एम्बोल्स में डालकर प्रिजर्व कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस ग्लैंड को हम और किस किस में कर सकते हैं प्रिजर्व, प्रोपेन में कर सकते हैं और उसके बाद उसकी रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन के बाद हम उसको अप टू 30 डेज़ फॉर यूज़, 30 डेज़ तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं प्रोपेन में रख के, रेफ्रिजरेशन करके। साथ ही साथ हम इसको और कहाँ कहाँ प्रिजर्व कर सकते हैं, 1.5% ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड TCA, इसमें भी हम इसको कर सकते हैं 6 to 12 और के लिए। और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड को रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व कर लेंगे।
तो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया। एक्सट्रैक्ट कैसे बनाए? 0.3% सलाइन सोल्यूशन या डिस्टिल वाटर में भर के सेंट्रीफ्यूगेशन करके सुपरनेटेंट फ्लूइड को लेकर एक्सट्रैक्ट बन गया। उस एक्सट्रैक्ट की प्रिजर्वेशन हमने प्यूरग्लिसरीन में देखी। प्यूरग्लिसरीन डिस्टिल वाटर दोनों का कम्बिनेशन उसमें कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और प्रोपेन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, अब हमने ब्रीडर्स की भी सिलेक्शन करनी है। मीन्स हमने उन फिशेस को भी सिलेक्ट करना है कि जिसके अंदर हम इसको इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है, इंड्यूस ब्रीडिंग में अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें एक अच्छा तरोताज़ा हेल्दी ब्रीडर हमें चाहिए एडवांस में। उसको हमने ब्रीडिंग टैंक्स में रखना है। ब्रीडिंग टैंक्स मीन्स अलग से टैंक बनाएंगे, हम उसमें रखेंगे और उसमें उसकी प्रॉपर केयर करेंगे। और ये प्रेफरेबली कितना होना चाहिए? 1 से 5 kg तक इसका साइज़ होना चाहिए वेट में, और एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 2 से 4 ईयर्स तक का होना चाहिए। ठीक है, ब्रीडर्स को बैलेंस सप्लीमेंट्री फूड देना है ताकि वो हेल्दी ग्रोथ रहे उसकी बॉडी की। साथ ही साथ वो एडवांस में पहले से गोनेडल मैच्योरिटी जल्दी क्या कर ले, गोनेडल मैच्योरिटी अटेन कर ले, उसके गोनेड्स जो हैं वो प्रॉपर मैच्योर हो जाएं ताकि वो हार्मोन्स बना सके। ठीक है, अब रेनी सीजन्स के कमेंसमेंट से पहले, रेनी सीज़न शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं? मेल और फीमेल्स को अलग कर देते हैं, सेपरेट पॉन्ड्स में रखते हैं। मेल को आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर जो उसका पेक्टोरल फिन होता है, आपको पता है फिश के अंदर 2 फिन्स होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। पेल्विक होता है नीचे टेल वाली साइड पे, टेल से थोड़ी पहले, पेक्टोरल हो गया उसके साइड पे। ठीक है, तो ऑपरक्यूलम से पीछे, ऑपरक्यूलम के बाद। ठीक है, तो अब वहाँ पर जो पेक्टोरल फिन होता है उसकी रफनेस को देखकर वो रफ़ होगा तो मीन्स जो हमारा मेल कार्प है वो मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल होती है उसमें वो स्मूथ रहता है। ठीक है, रफ़ किसके केस में होता है? मेल के केस में। और साथ ही साथ अगर हम उस राइप मेल, ऐसा मेल जो अपने अंदर मतलब कि वो मैच्योर हो चुका है, राइप का मतलब हो गया मैच्योर हो चुका है, वो मिल्क को निकाल देगा, स्पर्म को निकाल देगा। अगर हम उससे थोड़ा सा प्रेशर उसके एब्डोमेन पे डालेंगे तो मिल्क वो यूज़ कर देगा। तो इससे हमें पता चल सकता है कि वो अब मैच्योर हो चुका है। फीमेल के केस में देखें, उसकी जो एब्डोमेन है वो थोड़ा बल्ज करेगा, क्योंकि बल्ज इसलिए करेगा उसके अंदर एग्स होंगे। और साथ ही साथ उसका जो वेंट है, जो एनस है, वो कैसा होगा? स्वॉलन होगा और रेडिश कलर का हो गया होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि मेल और फीमेल दोनों क्या हो चुके हैं? हम मैच्योर हो चुके हैं। अब क्या ब्रीडर को उसको हैंडल करना है बहुत केयरफुली। ठीक है, ताकि उसमें इंजरी ना हो जाए, इन्फेक्शन नहीं हो जाए। और उनकी पीरियोडिकली टाइम टू टाइम उसकी एग्जामिनेशन उसको देखते रहना है ताकि वो उन गनैट्स की कंडीशन को डिटरमिन कर सके कि कब वो पके, कब वो मैच्योर हो चुके हैं गोनैड्स। तो वो टाइम टू टाइम इन फिशेस को देखते रहें, उनके फिन्स देखें, उनकी बॉडी देखें, इस तरह से। अब टाइम आ चुका है कि हम उनको क्या दें? इंजेक्शन दें। तो प्रेपरेशन ऑफ इंजेक्शन, एक्सट्रैक्ट बन चुका है, इंजेक्शन बनेगा और उसको डोज दी जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है, जो ब्रीडर्स होते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं केयरफुली, और वो एक वेट के बेसिस पे हम इनको जो इंजेक्शन दिया जाता है वेट के बेसिस पे। ठीक है, इंजेक्शन 2 जगह दिए जाते हैं, एक इंट्रामस्क्यूलर, एक होता है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रामस्क्यूलर जो है वो कॉडल पेडंकल पे दिया जाता है। इंट्रापेरिटोनल एट द बेस ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन दिया जाता है। अब हम कॉडल पेडंकल की बात करें, ये फिश आ गई हमारे पास, यहाँ से क्या निकलती है? टेल निकलती। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, ये क्या माना जाता है? कॉडल पेडंकल। कॉडल फिन टेल फिन होता है, और उससे पहले जो छोटी सी स्टॉक है वो पेडंकल कहा जाता है उसको। अब यहाँ पर क्या होता है? एक फिन रहता है और एक यहाँ पर फिन रहता है। इसके बेस पे दिया जाए, इसके बेस पे और इसके बेस पे दिया जाए तो दैट टाइप ऑफ इंजेक्शन इज़ इंट्रापेरिटोनियल। तो 2 तरह के इंजेक्शन हम देते हैं इसके केस में। केयर बहुत अच्छे से करनी है ताकि उसको इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो। इंजेक्शन देते के समय बहुत केयरफुली, जेंटली उसको इंजेक्शन देना।
अब डोज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि कितनी डोज हमने उस ब्रीडर्स को देनी है, वो दिया जाता है वेट के बेसिस पे, वेट ऑफ द ब्रीडर्स, ठीक है। और ये डोज ऑल्सो डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर और स्टेज ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द रेसिपिएंट फिश की, जो फिश डोज ले रही है उसकी मेच्योर वो किस स्टेज पे है अभी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिमिनरी डोज दिया जाता है। फीमेल को 2 डोज दिए जाते हैं, मेल को सिंगल डोज दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी डोज, सबसे पहला जो डोज दिया जाता है वो दिया जाता है 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट से, ठीक है। पर kg बॉडी वेट याद रखना, 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट से फीमेल फिश को दिया जाता है प्रीलिमिनरी, क्योंकि उसमें 2 होते हैं, 2 डोज देने होते हैं, ठीक है। आप और उसके बाद क्या होता है 5 to 6 आवर्स के बाद, 5 से 6 घंटे के बाद दूसरा डोज भी दिया जाता है 5 से 8 mg पर केजी बॉडी वेट, 5 से 8 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। अगर 5 mg का अगर हम उसको वेट दे रहे हैं तो 1 किलो की होगी तो 5 mg, 2 किलो की होगी तो 10, उसका क्या करते जाना है, डबल करते जाना है, समझ आई। साथ ही साथ अगर हम बात करें मेल्स के केस में, मेल को एक ही डोज दिया जाता है, वो दिया जाता है 2 to 3 mg पर केजी बॉडी वेट, 2 to 3 mg पर केजी बॉडी वेट। अब फीमेल्स के केस में 2 डोज के बजाय अगर हमें एक ही डोज देना है तो वो हम कैसा देंगे, 7 से 12 mg पर केजी बॉडी वेट, 7 से 12 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। और मेल को पता है 2 to 3 mg ही देना है, ठीक है। असेसमेंट जो है प्रॉपर डोज की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर डोज ही देना चाहिए। अगर बहुत कम डोज देंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ज़्यादा डोज दे देंगे तो स्पॉनिंग नहीं हो सकती, क्या पता स्पॉनिंग रुक जाए। स्पॉनिंग क्या होता है, वो एग्स को फ्यूज़ करेंगे, एग्स देंगे, वो मिल्ट देगा, ठीक है। तो वो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले से ही प्री मैच्योर ओवा ही रिलीज़ हो गए जो कि फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें प्रॉपर डोज ही देना पड़ता है। क्या किया जाता है, ब्रीडर्स को सबसे पहले पकड़ा जाता है हैंड नेट से, ठीक है। नेट होती है उससे पकड़ा जाता है, उसको टेबल पे रखा जाता है। टेबल पे रखने के बाद नीडल को इंसर्ट किया जाता है कॉर्डल पेटंगल पे फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर दे रहे हैं तो कॉर्डल पेडंगल पे देंगे। और केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िश को पकड़ते इस टाइम, ठीक है। धीरे से पकड़ना है टेबल पे, रफ़ हैंडलिंग होगी तो फ़िश इंज्योर हो जाएगी। और इंजेक्शन के बाद हमने ब्रीडर्स को इमीडिएटली कहाँ छोड़ देना है, ब्रीडिंग हापा में और सिस्टर्न में। ब्रीडिंग हापा क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। इस तरह से पोल्स बनाए जाते हैं, इन पोल्स के ऊपर ही इस तरह से नेट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये नेट है पूरी, ठीक है, नेट है, पोल्स के बीच में नेट का स्ट्रक्चर डाला जाता है, ठीक है। मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये पोल्स आ गए, रेड वाले के आगे पोल्स। ये ब्रीडिंग हापा है, ये नेट का बना होगा इस तरह से, ठीक है। इस ब्रीडिंग हापा को हम कहाँ फिट कर देते हैं, उस टैंक के अंदर, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा। नीचे यहाँ पर क्या होता है, पानी होता है, यहाँ पर ब्लू कलर से मैं क्या बना देता हूँ, पानी। और इसको पूरा नहीं डाला जाता है, 1/3 वाटर, मतलब कि हाँ 1/3 फ्रैक्शन में इसको कहाँ ऐसे रखा जाता है, ठीक है।
मस्कीटो नेट से भी बना सकते हैं। इंजेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को इंजेक्शन देंगे, मेल को भी देंगे फीमेल को भी देंगे। इंजेक्शन के बाद क्या करते हैं, सेट ऑफ फीमेल और 2 मेल्स को, एक फीमेल और 2 मेल्स को याद रखना। हाँ, एक फीमेल होती है और 2 मेल्स होते हैं, उसको उस ब्रीडिंग हापा में डाल दिया जाता है। बॉक्स शेप कंटेनर है, 4 बैम्बू पोल्स हैं, फिक्स्ड हैं पॉन्ड के अंदर। फाइन मेश्ड मार्किंग क्लॉथ या क्लोज मैश मस्कीटो नेट क्लॉथ से बना होता है। थिक क्लॉथ हम नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वाटर की वो रुक जाएगी। पानी अंदर बाहर जाता रहना चाहिए। बस वो जो ब्रीडर्स हैं वो कहीं दूर ना चले जाएं, इसलिए हम उसको उस ब्रीडिंग हापा में डाल देते हैं। अब क्या होता है कि जो मैश है, जो सुराख है उस क्लॉथ के, वो बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें से एग्स और मिल्क बाहर ना चले जाएं, ठीक है। अब ये कुछ डायमेंशंस ही हैं हापा की, आप यहाँ से देख लेना। हापा को बैम्बू पोल्स में फिक्स किया जाता है सच वे दैट अबाउट 1/3 ऑफ इट रिमेन्स अबव द वाटर, मतलब कि 1/3 हिस्सा जो है इसका वो पानी से बाहर रहे, पानी में नहीं रहे, पानी से बाहर रहे। और उसकी लोअर सरफेस जो है वो शुड बी अबव द मड्डी पॉन्ड बॉटम, जो पॉन्ड बॉटम होगा नीचे से मड्डी होगा, मिट्टी होगी, उससे ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। अब 2 से 3 घंटे के बाद क्या होगा, सेकेंड इंजेक्शन, द ब्रीडर स्टार्ट स्विमिंग एक्टिवली, ठीक है। अब हमने सेकेंड इंजेक्शन दिया, तो सेकेंड इंजेक्शन के बाद क्या हुआ, ब्रीडर्स बहुत ज़्यादा चेज्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिवली स्विम करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, रेस्टलेस रहेंगे। मेल जो है वो किसको चेज करने की कोशिश करेगा, फीमेल को पुश करेगा स्नाउट के साथ, जो स्नाउट होता है उनका मुंह के साथ। स्पॉनिंग यूजुअली अकर कर जाती है सेकेंड इंजेक्शन के 6 घंटे के बाद, ठीक है। जैसे हमने सेकेंड डोज दे दी, फर्स्ट डोज दी वहाँ रख दिया, सेकेंड डोज जब दी हमने तो उसके 6 घंटे के बाद असर दिखना शुरू हो जाता है, स्पॉनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एग्स और मिल्क रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो इंजेक्शन जो है हम किसी भी टाइम में दे सकते हैं डे में, लेकिन एक बेटर रहता है ताकि हमें कूल और क्लाउडी डे ही क्या करें, उसको चूज़ करें, सेलेक्ट करें, ठीक है। और इवनिंग के टाइम दे तब टेम्परेचर बहुत लो रहे, ठीक है। स्पॉनिंग अकर कर जाती है, रात के समय में स्पॉनिंग हो जाती है और कुछ सुबह भी होती है, बट द हापा शुड नॉट बी डिस्टर्ब टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह तक आपने क्या करना है, उस हापा को अनडिस्टर्ब रखना है। उसके बाद क्या होगा, आपको एग्स दिखना शुरू होंगे। सुबह मॉर्निंग आप देखोगे तो एग्स दिखेंगे, 2 तरह के एग्स दिखेंगे, ओपेक सॉलिड और क्रिस्टलाइन वाइट ट्रांसपेरेंट। ओपेक सॉलिड जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, दैट एग्स आर अनफर्टिलाइज्ड, वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। जो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, वाइट ट्रांसपेरेंट होंगे, वो क्या होंगे, दैट आर फर्टिलाइज्ड एग्स, वो ऊपर फ्लोट करेंगे और वो पर्ल की तरह, मोती की तरह दिखेंगे, ठीक है। और हम फिर उनको हैचिंग हापास में डाल देंगे ताकि वो हैच करें, उसमें से न्यू फिश निकले, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रीडर्स जितने भी होते हैं कुछ कार्प्स और कैटफिशेस में, उनमें हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स डाल के भी इसको करवाया जाता है। ओवाप्रिन ओवाटाइड नोवा कुछ ड्रग्स हैं, ओवाप्रिन ओवाटाइड नोवा। रूम टेम्परेचर में हम ड्रग्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, रादर देन पिट्यूटरी से हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये था आपका होल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेस। आई होप आपको समझ आया होगा। पार्ट 1 की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस।